हेलो दोस्तों, आज मैं रॉयल खंड यूनिवर्सिटी का जो एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करूंगा, उनके आंसर्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा था सीएफसी जो फ्रियोन्स होते हैं उसमें कौन सी गैस यूज होती है। तो नॉर्मली हम जानते हैं रेफ्रिजरेंट के लिए पूछा था कि रेफ्रिजरेशन में कौन सी फ्रियोन में कौन सी गैस यूज होती है। तो हम जनरली जानते हैं एसीज वगैरह में जो सीएफसी गैस ही इवॉल्व होती है। तो वहीं से आंसर है डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर आया था कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास क्या होगा। तो हमें पता है टोटल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास, मोलर मास क्या होता है 32। एक मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो एटम 6.023 इंटू 10⁻23 सॉरी 19 लग गया। इसको हम डिवाइड करें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यील्ड के लिए पूछा गया, तो यील्ड किसी भी क्वेश्चन के में अगर हमें यील्ड निकालनी हो, परसेंटेज यील्ड, तो उससे पहले हमें स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग देखना है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में क्या रिलेशन। तो यहाँ से हमने जब लिखेंगे तो हमें रिएक्शन में आएगा 1:1 का रेशियो से आएगा। तो हमें दिया था 50 ग्राम ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल गिव्स 20 ग्राम ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड फाइंड द यील्ड। तो हम अगर यील्ड फाइंड करने के लिए तो हमें पहले इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे, इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से पता चल जाएगा 0.5 मोल। तो 1:1 के रेशियो से अगर 0.5 अगर ये रिएक्ट करना था तो साइक्लोहेक्सेन 0.5 मिलना चाहिए था, पर मिला हमें उससे कम। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो 49% हमारा निकला था उसके। दूसरा अगला क्वेश्चन आता है कि पूछा गया था कि 4 गैसेस दे रखी थी, उनके ए की वैल्यू दे रखी है, ए और बी हमारे वैन डेर वाल्स कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो उसका लिए पूछा गया था कि कौन सी गैस इजीली लिक्विफाइबल है। ये जो होता है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। तो जितने ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे उतना ज़्यादा कोलिजन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोलिजन ज़्यादा देखने को मिलेगा तो इजीली इक्विफाइबल हो जाएगी। तो कौन सी गैस का था, NH थी, जो अमोनिया थी, उसका सबसे ज़्यादा ए की वैल्यू थी। तो उसके अकॉर्डिंग हम कह देंगे कि अमोनिया जो होगी हाईली इक्विफाइबल गैस है। मीन फ्री पाथ के लिए पूछा गया था कि मीन फ्री पाथ का रिलेशन डी के साथ क्या होगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 2। तो ये तो डायरेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर टेम्परेचर को 4 टाइम्स बढ़ाएंगे तो BRMS पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो रिलेशन होता है BRMS होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये होती है √3RT/m। तो अगर हम टेम्परेचर को 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो अगर √4 का रूट क्या हो जाएगा 2। तो वहीं से हमारा इसका मतलब क्या होगा, अगर टेम्परेचर हम 4 टाइम्स करेंगे तो हमारी वेलोसिटी जो होगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन था कि मीजोटर्टरिक एसिड क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो कोई भी अगर कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसका मतलब ये है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है। आपको बताना है कमेंट में कि कौन सी 3 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमारे होते हैं। तो इसमें हम बता देते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, मीजोटर्टरिक एसिड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। एक क्वेश्चन था कि कोई भी कंपाउंड जो होगा क्यों ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होगी, एसिमेट्रिकल कार्बन। अगर किसी भी कंपाउंड में कोई भी एसिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट है तो पूरा का पूरा कंपाउंड जो होगा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो एसिमेट्रिकल कार्बन से मतलब ये होता है कि कोई भी कार्बन, हमें पता है कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, तो कार्बन टेट्रावेलेंट होगा, अगर उसके चारों वैलेंसी डिफरेंट हैं तो वो एक एसिमेट्रिकल कार्बन हो जाएगा। अब वो रिस्पॉन्सिबल होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्वेश्चन था कि फेलिंग टेस्ट जो होगा कौन सा कंपाउंड देगा। तो उसमें फेलिंग टेस्ट के लिए हमें पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप अगर किसी में प्रेजेंट है तो वही फेलिंग टेस्ट देता है। ठीक है, तो फेलिंग टेस्ट के लिए हमारा कीटोन था और बाकी एल्डिहाइड। तो कीटोन तो देता नहीं, एल्डिहाइड ग्रुप ही देते, तो जो एल्डिहाइड ग्रुप था वही हमारा आंसर हो गया था। थायोसल्फेट क्वेश्चन था कि विच ऑफ फॉलोइंग कैन रिवॉल्व द गैस आयोडीन फ्रॉम आयोडाइड। तो थायोसल्फेट जो क्या करेगा, आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा और आयोडीन गैस रिवॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन था कि आयनिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज होगा। तो आयनिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज होगा, तो उसके लिए पूछा आयनिक कैरेक्टर जैसे डायपोल मोमेंट इंक्रीज होगा, कहीं ना कहीं चार्ज सेपरेशन इंक्रीज होता है।
ठीक। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज सेपरेशन इनटू डिस्टेंस। तो डाइपोल मोमेंट विच कहीं ना कहीं चार्ज पे डिपेंड करता है, तो जितना भी चार्ज डिफरेंस होगा उतना ही आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। H3PO4 के लिए पूछा गया कि इसकी बेसिसिटी क्या होगी। तो बेसिसिटी के लिए हम क्या करते हैं किसी भी उसके लिए, तो बेसिसिटी के लिए पहले ऑक्सो एसिड का हम फार्मूला ड्राइव लिखते हैं। फार्मूला फॉर्म करने के लिए ऑक्सो एसिड में क्या होता है, कम से कम एक डबल बॉन्ड और लगता है, फिर बाकी हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे जितने हमारे प्रेजेंट होंगे। तो हमारे 3 H हैं और 3 ही ऑक्सीजन हो जाए, तो इसका मतलब 3 OH लग जाएंगे। तो ये तीनों OH जो होंगे, ये जो बॉन्ड ब्रेक होके एसिडिटी के लिए इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो ये ट्राई बेसिक इन नेचर हो गया हमारा। एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा था कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हमें पता है जितना भी रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जितना नेगेटिव होगा तो वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि क्वेश्चन में दो के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे थे, हमें फिर पूछा गया था उसका EMF फाइंड करना था। तो हमें पता था कि जिंक का मोर पॉजिटिव था, उसमें रिडक्शन पोटेंशियल ना देके बस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया था, बस इतना समझने वाली बात थी। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका जितना अच्छा तो वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो क्या करना था हमें, बस जिंक को जो होगा, हमें पता एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो हमें ई कैथोड माइनस ई एनोड कर देना था, वहीं से हमारा आंसर आ गया था। तो जिंक में से Fe का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा था, हमें उसका उल्टा करके बस -3.5 आ गया था। Fe F6 और FeH2O6 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, वो sp3d2 हो जाएगा हमारा। मैग्नीशियम के लिए पूछा था कि कौन सा जिसमें हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो हम अगर मैग्नीशियम 2+ का देखेंगे तो इसका होता है D5S2। तो अगर हम डी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो हमें पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन 5 ही ऑर्बिटल ऑर्बिट्स होती हैं और 5 ही हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पाँचों के पाँचों अनपेयर्ड होंगे। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इसी में थे, तो मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा ये। एक क्वेश्चन था कि विच इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक में जिसमें कम से कम एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए, और डायमैग्नेटिक में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने चाहिए। तो कॉपर 2+ का जो होता है D10, कॉपर का होता है D10H2। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये तो हट गया हमारा, सिर्फ D10 रह जाएगा, और D10 की अगर फिलिंग करेंगे तो पाँचों इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड हो गए, तो डायमैग्नेटिक इन नेचर हो गया कॉपर 2+। CpCv की वैल्यू का रेशियो पूछा था। तो CpCv का हमें पता है, जैसे भी कोई मोनोएटॉमिक गैस होती है तो ये होता है NF अपॉन 3 NF/2 RT। NF क्या है हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मोनोएटॉमिक में हमारी 3 होती है, तो वहाँ से हम ये हमारा CV निकल आएगा, ठीक है। CV हमारा 3/2 RT निकल आता है हीलियम के लिए। उसके बाद जब हम निकालेंगे तो हमारा रिलेशन होता है CP माइनस CV = R होता है, ये रिलेशन हमें पता है। तो अगर CV को हम इधर साइड ले जाएंगे तो R होगा, उसमें पहले से R प्रेजेंट है, तो अब 5/2 हो जाएगा। तो अगर हम CP/CV जब डिवाइड करेंगे तो 1.67 होगा। इसी तरह से ऑक्सीजन का आ जाएगा। अब आती कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, तो वे हमारे कैनिजारो रिएक्शन में जाएंगे। इसी तरह की एक होती है एल्डोल कंडेंसेशन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि एल्डोल के लिए कौन सी क्या कंडीशन जो रिक्वायरमेंट होती है। एक पूछा था क्वेश्चन में था कि हेलो एल्केन का
एक्वस KOH एल्कोहलिक KOH इथेनॉलिक है, तो इसका मतलब एल्कोहलिक KOH है, तो उसके साथ कौन सी रिएक्शन प्रोवाइड बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो हमें प्रोडक्ट के लिए हमें पता है कि एक्वस KOH जो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और एल्कोहलिक KOH जो होता है वो एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। तो हमें पता, हमें ये तो कंफर्म हो गया ब्यूटीन ही बनेगा, पर ब्यूटीन के भी दो ऑप्शन थे, ब्यूटीन ब्यूटबनीन। तो हमारा सेटजेप रूल कहता है, अकॉर्डिंग टू द सेटजेप रूल द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो ब्यूटीन जो होगी हमारी मोर सब्स्टिट्यूट होगी ब्यूटबनीन से, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, ये सेटजेप रूल के अकॉर्डिंग ब्यूटीन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो अगर एक्वस KOH होता तो वो SN1 फॉलो करेगा या SN2 फॉलो करेगा। कैपिलरी एक्शन का क्वेश्चन पूछा था कि कैपिलरी एक्शन क्यों होता है, तो ये सरफेस टेंशन के कारण हमारा कैपिलरी एक्शन होता है। जितना सरफेस टेंशन कम होगा हमारा राइजिन लिक्विड ज़्यादा देखने को मिलेगा। पूछा था कि किस आयन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, तो हमारे जो पेजांस रूल जो होता है, पेजांस रूल ये कहता है कि कैटाइन का जितना ज़्यादा साइज होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी एनाइन उतनी जल्दी डिस्टॉर्ट कर लेगा, ठीक है। तो हमारे जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हमें पता है कि साइज इंक्रीज होता जाता है, साइज इंक्रीज होने से क्या होगा, सीजियम सबसे लास्ट में आ जाएगा, सीजियम सबसे लास्ट में आने के कारण क्या होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा था कि बेसिसिटी किसकी सबसे कम होगी, तो हमें पता है कि जब टॉप टू मेटेलिक कैरेक्टर जब इंक्रीज होता है तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है ऑक्साइड की, और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, टॉप टू डाउन इंक्रीज होता है। और पूछा था लीस्ट, तो बेरिलियम हमारा सबसे ऊपर हो जाता है, तो बेरिलियम सबसे ऊपर होने के कारण क्या होगा, उसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम होगा और बेसिसिटी उसकी कम होगी। पूछा था कि इनेंशियोमर्स जो होते हैं उनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो इनेंशियोमर्स को पोलरीमीटर से हमारा डिस्टिंग्विश किया जाता है। तो हमें आपको बताना होगा इनेंशियोमर क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। डाइपोल मोमेंट के लिए पूछा था कि किस में डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा, तो अगर हम CH4 CCl4 और BF3 की बात करें, CH4 और CCl4 तो हमें देखने से लग रहा है कि इनमें सिमेट्री होती है। क्या होता है कि टेट्राहाइड्रल में एक दूसरे के अपोजिट में कहीं ना कहीं होता है, तो जिससे क्या होता है नेट जीरो हो जाता है। BF3 का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ, एक F ये होता, तो इन दो का अगर देखा जाए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट तो इस डायरेक्शन होगा, और उसका इधर, तो नेट जो म्यू हो गया वो हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जीरो निकला है। अगर मैं SO2 के स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो हमें पता सल्फर के 2 ऑक्सीजन बॉन्ड बना लिए, सल्फर 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा, पर क्या होगा, ये एक लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा। इसकी वजह से वैसे तो लीनियर आता, पर बेंडिंग होने के कारण क्या होगा, इसमें डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा। एंड थैंक यू, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन भी याद हो उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे कि मैं आंसर आपको दे दूं। थैंक यू।